Hello, hi, welcome to all in my class. Friends, लास्ट वीडियो जब मैं कर रही थी तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैंने कहा था इफ़ सिस्टम इज़ वर्किंग देन अगेन आई एम कमिंग बैक. सो आई एम हियर एंड उसी के आगे हम चलते हैं. राइट, अभी एग्ज़ाम आपके सर पे है तो मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, अदरवाइज़ बाद में बातें कर लेंगे, सब कुछ रिश्तेदारी बना लेंगे, बट अभी पढ़ाई ज़रूरी है. ठीक है, जब सब साथ छोड़ दें तो बुक्स को अपना फ्रेंड बना लो. अगर ये बेवफा भी निकलें तो आपको कुछ काबिल बना के छोड़ेंगे. आजकल शेर व शायरी लंबी लंबी चल रही हैं. चलो, खुश रहना चाहिए ना लाइफ में. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? क्या प्रतिबंध लगाया गया है, ये बोल रहा है. किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो फर्स्ट, फोर्थ एंड आप क्या देख रहे हो, फिफ्थ. फर्स्ट क्या है, लोक व्यवस्था पर. दूसरा ये क्या है, फोर्थ, सदाचार और धर्मनिरपेक्षता पर. ठीक है ना, क्लियर? चलो आगे चलते हैं. चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराव राजन, ये थोड़ा सा याद रखना नाम. चेन्नई बनाम चंपकम दोराव राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार. भेदभाव विरुद्ध अधिकार के लिए, ठीक, मतलब संशोधन किया गया किस मुकदमे में? चेन्नई बनाम चंपकम दोराव राजन. चेन्नई चंपकम दोराव राजन, भेदभाव विरुद्ध अधिकार. चेन्नई चंपकम, मेरे साथ रिपीट करो, बाद में देख पाओगे नहीं देख पाओगे मुझे नहीं मालूम. चेन्नई चंपकम दोराव राजन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार. चेन्नई चंपकम दोराव राजन, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार. ठीक. भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य संविधान के अनुच्छेद 19 में है. ठीक, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स के जो स्वतंत्रता की बात हमें अनुच्छेद 19 में कही गई है. भारत का संविधान अस्पष्टता, प्रेस की आज़ादी, अभी मैंने बताया ना प्रेस की आज़ादी किसमें, 19, तो 19A, चाहे ए लिख दो चाहे 1 लिख दो. ठीक है ना, अगर आ बा सादा के उसमें है तो आ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की. अब 6 प्रकार की कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? जस्ट फाइंड इट आउट एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. आप रिस्पॉन्स दिया करो. कथा नहीं है बेटा, ये आपके करियर का सवाल है. ऐसा नहीं पंडित जी आए कथा करके चले गए, हाँ चलो छोड़ो चलता है. इफ़ यू आर रियली सीरियस देन करना पड़ेगा. इतना आसान तो नहीं है, अदरवाइज हर गली का दूसरा बंदा IAS IPS बन के निकल जाता. ठीक है ना, तो मेहनत करो. स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 19 से 22. 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्न में से किसको प्राप्त हैं? केवल भारतीयों को. ठीक, भारत मतलब ये जो 19 में जो हमारा स्वतंत्रता है किसको प्राप्त है? सिर्फ इंडियंस को प्राप्त है. अगर आप फॉरेन मतलब विदेशी हो तो आपको ये स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगा. राइट. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण देता है? 21 कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध. 21 कार्यपालिका विधायिका के विरुद्ध संरक्षण देता है. भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19. प्रेस का बार बार रिपीट आ रहा है. आप ऐसे ही आप मतलब इसी में क्लास के अंदर भी अगर सीरियस हो तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें. इतने मतलब आराम, मतलब 10 बार मैं वही चीज़ें रिपीट कर रही हूँ तो अपने आप आ जाएगा. और थोड़ा और सीरियस हो तो 110% कौन रोक सकता है यार. जब आप सक्सेस नहीं होगे तो कौन होगा, है ना. मेहनत करो.
निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक, नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी अधिकार, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। ठीक, फिर कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है जो हड़ताल पे लोग जाते हैं, ये अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21 क्या करता है भैया? आप विदेशी यात्रा के अधिकार रखते हो। ठीक है ना, दूसरे देश में यात्राएं कर सकते हो। ठीक, यूपीएससी में पूछा गया है 97 में। ठीक है ना, उस वक्त आई वॉज इन 10th आई थिंक, जो आई वॉज वेरी यंग, बहुत छोटे थे, बच्चे थे हम। चलो अभी बच्चे ही हैं अपने बड़ों के आगे, है ना, आप लोग के भी आगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल वो टाइम गया जो एज से बड़े होते थे, जो सही है, छोटे बच्चे से भी हम सीख लेते हैं फिलहाल। चलो हाँ, चलिए वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और व्यक्त के अधिकार का उल्लंघन होता है। सीधे हम आंसर पे आते हैं। सही है पहला। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रकार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। सेकंड क्या है? अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। राइट, आगे चलो। दूसरा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी किसको? आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा और समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार में किस चीज को मान्यता दी सर्वोच्च न्यायालय ने? आवास का अधिकार है आपको, विदेशी यात्रा का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में भाषण व व्यक्त की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार? अनुच्छेद 23-24। शोषण के विरुद्ध 23-24। शोषण के विरुद्ध 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। ठीक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया? ये 14 ईयर से कम बच्चों को। खान और कारखाना में जो है, मतलब संकटमय जगह पर बच्चों को नहीं लगाया, 14 साल से कम के बच्चों को। कारखाने खानों में वही बात सेम बता रहा है, 14 साल से कम बच्चों को। भारतीय संविधान के अंदर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है तो सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष के कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना। और ये हमारा हो गया किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया था, बार बार आप दंड नहीं दे सकते। मतलब कोई भी अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो क्राइम तो एक बार किया ना, एक बार क्राइम करने में सिर्फ एक बार दंड। ये नहीं कि जो है आज दिया 10 साल बाद फिर दिया, 5 साल बाद फिर दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 20 में 20 में। चलिए बच्चों, इंग्लिश वालों अभी मतलब इंग्लिश मीडियम वालों जिसको पेट में दर्द होता है, ठीक है ना, मैं वो नहीं करी, आई एम नॉट अबाउट अगेंस्ट एनी लैंग्वेज, ऑल लैंग्वेज आर गुड, पर आप किसी लैंग्वेज को अपना वो मत बना लो, मतलब यू नो कि अगर हिंदी है तो आप अरे अब मैं क्या करूं, जो मिल रहा है बेटा अभी ले लो। इंग्लिश में भी मैं लाऊंगी, पर अभी चूँकि काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम एकदम बिल्कुल उनके सर पे है, तो अभी मैं लैंग्वेज के चक्कर में फंस के वो नहीं कर सकती। ठीक है ना। तो सिंपल हिंदी में है, आप भी पढ़ते जाओ, क्वेश्चंस आपके आएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएंगे। ठीक है ना। आपको एक रिवीजन करते जाओ, बस सुनते जाओ। भारतीय संविधान कोई अधिकार किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण बताइए, अपनी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श लेने का अधिकार होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 25 से 30। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 30। धार्मिक स्वतंत्रता, रट डालो मेरे ही साथ, रिपीट करो मेरे साथ। धार्मिक स्वतंत्रता 25-26। धार्मिक स्वतंत्रता 25 to 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-26। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-26। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 और 30 में है। रिपीट करो, रट लो। भारतीय अनुच्छेद के 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अंतर्गत क्या क्या आता है? धर्म का प्रचार करने का अधिकार, और सिखों को कृपाण धारण, सिख जो, अरे आई वॉज मूविंग समवेयर ना, तो एक लेडी को मैंने देखा कि वो जो है पॉकेट में चाकू रखी हुई है। मैंने कहा ये क्या, कहीं कोई क्रिमिनल, जिसे तो उस वक्त नहीं मालूम था ना, होता नहीं कहीं कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस, मतलब मैं बैठी वहाँ जिस उसमें कैब में वो बैठी थी, मैं भी बैठी, जाना तो वही है। बट जितने टाइम तक शी वाज विद मी, मतलब थी, जब तक उतर नहीं गई बंदी, मैं थोड़ा आई वॉज वेरी अवेयर, कहीं ऐसा ना हो वो सक्सेस ज़बरदस्ती काम कर रहा था मेरा बट ठीक है, उनको मतलब उनका अपना वो अपने रिलीजन की वजह से रख रहे थे, कोई इंटेंशन नहीं होता, ठीक है ना। तो उसका अधिकार है। और आपका राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। क्लियर? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 25। ठीक, 25 में बताया ना। आगे चलो। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है? स्वास्थ्य, सेकंड सदाचार, थर्ड लोक व्यवस्था। समझ रहे हो? अगर कोई धार्मिक अधिकार, कोई भी धार्मिक अधिकार जो आपको दिए गए, अगर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो उस पर प्रतिबंध लगाएगा गवर्नमेंट। आपके सदाचार में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, लोक व्यवस्था में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस पर हमारा राज्य प्रतिबंध लगा देगा। क्लियर? मैं रम के ही पढ़ाती हूँ, इसलिए अगर आप किसी को बुरा लग रहा है तो आई विल से सॉरी, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ सिर्फ यही देखती हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? 29-30। ठीक, 29-30 में कहा गया है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, उसका संचालन कर सकते हो, स्थापित कर सकते हो, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाएं, अभी बताया मैंने, 29-30, 29 and 30, ठीक है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, हाँ यहाँ देखना, कभी 25 दिया है, कभी 29 दिया है, कभी 30 दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ देखो, ना तो 29 है ना 30 है, तो 25 है, इसलिए 25 पे ऑप्शन लगाए। अगर इन तीनों में अगर कुछ और होता, 29 या 30 होता, तब उस पर हम टिक करते, ठीक है ना। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 32, 32 में क्या दिया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा। लो, क्वेश्चन भी आ गया, नाम लिया शैतान हाजिर। उम्र लंबी हो, उम्र मतलब अभी हमारे बीच में नहीं है, बट हैं, ऑलवेज है ना, वही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों का। जिस वक्त एजुकेशन में कितनी प्रॉब्लम थी, उस वक्त हमारे, मतलब उस वक्त भी हमारे इंडिया में कितने स्कॉलर्स थे, बहुत बड़ी बात है ना बेटा। आज तो हमारे पास सब है, आप गांव में भी बैठे हुए, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं ये सेशन क्यों ले रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट, देखो सिटी के बच्चों को जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उनको तो मिल जा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ही गांव के आसपास के दूर दराज बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो लेकिन सुविधाएं ये मिल रही हैं। लेकिन उस वक्त कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग जो है डॉक्टर थे, पीएचडी थे, स्कॉलर्स थे, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हो गया। आगे चलते हैं सरकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? समझे? आपात की स्थिति में, जब सैनिक शासन लागू हो, जब देश सेना सदस्यों के संबंध में। चले, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। कौन सा अधिकार? अच्छा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी होता है? रिट जारी किया जाता है। ठीक है ना? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को प्रत्यक्ष करो। ठीक है ना? 24 आवर्स के अंदर में किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको उसको प्रत्यक्ष करना होता है। शरीर, जब ये आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो अभी एक ही चीज़ देखोगे, सशरीर मतलब जिंदा। ये ना हो कि उसको अरेस्ट किया और उसमें तुरंत मारपीट के फिट कर दिया। नहीं, मजिस्ट्रेट के सामने करना पड़ेगा, तब रीज़न बताएगा, तब केस होगा। जब उसका अपराध सिद्ध हो जाएगा तब पनिशमेंट होगा। ठीक है ना? तो प्रोसेस है। लेकिन फिर भी बीच वाले जो होते हैं ना, हर जगह होते हैं बीच वाले जो बैठे गड़बड़ वो करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट से जो हमारे रूल रेगुलेशन बनाए हैं उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है, पर ये जो बीच में बैठे हैं, आपका वकील, आपका मुंसिफ, या आपके जो जजेस बैठे हुए हैं, उसमें जो डिसीजन लेना है उसका किसी से किसी का पर्सनल अटैचमेंट है, ये जो बीच में बिचौलिए बैठे हैं ये गड़बड़ करते हैं। हर तंत्र में होते हैं बेटे, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही देख लो। अभी जो सपोज करो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसका जो हेड होता है वो गड़बड़ नहीं होता, उसका मोटिव होता है हमारा स्कूल आगे बढ़े, और कुछ नहीं उसको मतलब है। लेकिन जो बीच के बैठे हैं आपके साथ काम करने वाले, आपके डाउन वाले, आपके थोड़े से ऊपर वाले, थोड़े से वाले, जिनको आपसे कॉम्प्लेक्स है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझ रहे हो? ये इनको हटाना, मतलब इस तरह से बिचौलियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। चलो बहुत हो गया, प्रवचन बंद, कथा खत्म। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश, रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किन न्यायालय को है? राज्य के उच्च न्यायालयों को भी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको जो है इंग्लिश का भी देख लो। ठीक है ना? हैबेस कॉर्पस बोलते हैं, तो कभी कभी बंदी प्रत्यक्षीकरण ना लेके हैबेस कॉर्पस भी बोल देता है। तो आप ये ना हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण तो समझ में आ रहा है, बंद किया हुआ उसको प्रत्यक्ष दिखाओ, लेकिन अगर हैबेस कॉर्पस है तो आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो इसमें क्या होता है? कौन सी याचिका दायर किया जा सकता है? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध। ठीक। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ठीक है ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के लिए। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? परमादेश। हम आदेश देते हैं यानी परमादेश, परम आदेश। ठीक, आदेश से ही क्लियर है। ठीक है ना? इंग्लिश का थोड़ा, इंग्लिश से भी टैली कर लेना, वो भी पढ़ के जाना, कभी अगर वर्ड दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना? निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी को बचाने के लिए, सरकारी अधिकारी को या किसी को बचाने के लिए, सरकारों को बचाने के लिए कहता है? अधिकार परीक्षा। ठीक। व्यक्ति निगम अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए होते हैं, उस कार्य को करने के लिए जारी की गई रिट को परमादेश बोलते हैं। ठीक। चलो, बस आप एक काम कर दिया करो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब बढ़ा दो। कंजूसी मत करो, चीज़ें अच्छा दे रही हूँ मैं, मेहनत करती हूँ, आपको दिख भी रहा होगा। चलो, समझ में तो आ ही जाएगा, करोगे आज नहीं तो कल। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे
यह क्या कहलाता है? परमादेश। निम्न में से किस आलेख द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम अथवा या निचली अदालत को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है उसकी कर्तव्य सीमा में आता है जिसको उसमें पूरा करना चाहिए? परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है वह यह कार्य करे, ठीक, उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत रिट को कहा जाता है मैंडेमस। अब इनका अब हिंदी आप बताना कि हैबेस कॉर्पस को क्या बोलते हैं। अरे आप हटिए प्लीज़, हटिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। यस, प्रोहिबिशन को क्या बोला जाता है? मैंडेमस और क्यो वारंटो, ठीक। उत्प्रेषण रिट किस आधार पर जारी किया जाता है? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर उपरोक्त सभी निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? परमादेश। मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। मूल अधिकारों के अंदर क्या आता है? स्वतंत्रता, समता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार हमारा हट गया, ठीक। पहले 7 थे, अब के कितने हो गए? कमेंट बॉक्स में डालिए। 6, ठीक है ना। और संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसको हटाया गया? इसको आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। क्लियर? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं रहेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक करार दिया गया? 44वें आ गया ना आंसर, अपने आप आ गया, तो कंफ्यूज मत होना। 42वां टिक लगा के आ जाओ, बड़े खुश हो, अरे बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 44 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। विधिक माने कानूनी, चाहे जो बोल दे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? 300 का 300 का संपत्ति का अधिकार। दिमाग में डाल लो, 300 का के अंतर्गत संपत्ति अधिकार को रखा गया। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15, ठीक है ना। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 देता है। ये बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 23 देता है, ये बोल रहा है। इज दिस करेक्ट? नो। अब देखो, अस्पृश्यता 17, आप जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता भी 17 है, अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा भी स्वतंत्रता है। ये तीनों सही है। ऐसे आप ना थोड़ा सा कॉमन सेंस, अगर आपको नहीं भी आता है और आप कॉमन सेंस लगा के भी आंसर करते हो तब भी हो जाएगा। 17 अस्पृश्यता हमको मालूम है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 30 हो गया, तो 25 भी उसमें आएगा, 29 भी आएगा, है ना। अल्पसंख्यक के धर्म में ही आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब यही होगा। अब
गिरफ्तारी निरोध विरुद्ध संरक्षण किसके अंतर्गत है, इसका कमेंट बॉक्स में डालिए। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया, केशवानंद भारतीवाद। किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी किए जाते हैं, उत्प्रेषण। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, मूल अधिकार। क्लियर मेरे प्यारों? चलो, ये कितना साफ है, कभी कोई कितना एकदम नीट एंड क्लीन होता है, कभी कोई तो ऐसे ही हो जाता है कि सिर दर्द कर देता है। चलो, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किसके अंतर्गत हुआ है, तो ये हमारा हुआ है, क्या बताया गया, 14 से 18 ना, समता याद करो। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, ठीक। 13 उसमें आया ही नहीं है, 14 से 18 ही है, इसलिए यही आएगा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करने का अधिकार उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार। परमादेश याचिका, राइट ऑफ मैंडमस। परमादेश को क्या बोलते हैं, इंग्लिश वर्जन याद कर लेना, ठीक है ना। परमादेश को क्या बोलते हैं, मैंडमस। कभी कभी ऐसा होता है परमादेश की बजाय हिंदी में ही, ठीक है ना, मैंडमस लिख देगा, राइट ऑफ मैंडमस, तो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक। हम आदेश देते हैं। फिर 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता। 14 से 18 समता ही है, समता ही आएगा, वो भी सामाजिक समता, समझ लो समता तीनों में है। मतलब ऐसा ही ब्लाइंड टेस्ट मत करना मेरी बातों का कि 14 से 18, हाँ ठीक है, 17 भी 14 से 18 के बीच में 18 भी है, तो फिर नीचे देख लेना, तीनों में जैसे समता की बात कही गई तब पर्टिकुलर पे आना। 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है, सामाजिक समता। क्लियर? किसी अर्धन्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य को मजबूर करने के लिए परमादेश। परमादेश को इंग्लिश में क्या बोला गया, अभी आइए ऊपर मैंडमस, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम आदेश देते हैं। 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, ठीक है ना। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्न मामलों में किसमें माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ मामला में, गोलकनाथ ने ये माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए किस में ये माना गया है, किस केस में कि संशोधन हो सकते हैं। दोनों हैं, याद रखना, एक केस में बोला गया नहीं हो सकते और बाकी कुछ में बोला गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। अरे काफ़ी अच्छा खासा है, उसका एक लंबा चौड़ा वो लूँगी बेटा मैं, बस आपकी एग्ज़ाम निपट जाए, बस मैं प्रॉपर क्लास लूँगी, डिटेल, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है ना। बस थोड़ा ये रिवीजन हो जाए, आपका एग्ज़ाम निपट जाए बस उसके बाद, क्योंकि अभी डिस्टर्ब होंगे तो आपके साथ विश्वासघात है। जो शुरू किया है ना उस काम को पूरा करें कम से कम, है ना। चलो अनुच्छेद 32 ये समझ में आ गया बेटा। आगे चलो, किस मामले में माना गया, ये हो गया गोलकनाथ मामला। फिर निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है, ठीक। ये सारे मूल अधिकार हैं, ये नहीं है, क्या नाम, उद्योगों में प्रबंध और श्रमिकों की सहभागिता मूल अधिकार नहीं है, ठीक। बाकी कारखानों में भी मालों का बलात् और दुर्व्यापार भी है, और किसी वृत्ति व्यवसाय कारोबार करने ये भी है मूल अधिकार, ठीक है ना। आगे चलो, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरंभिक करने की शक्ति संसद के पास है। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंने बताया था ना,
ठीक। भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में बताओ कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता है। समस्त भारतीय क्षेत्र में सॉरी मतलब 19 में है स्वतंत्रता का है, लेकिन 19D की बात, पर्टिकुलर डी की बात हो रही है बेटा। तो इसमें आप भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हो। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A। ठीक, देखो ए लिख दिया, आ ने लिख के ए लिख दिया। अगर आ लिख देगा तब भी कंफ्यूज मत होना नालायकों, ठीक है ना। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए, ये देखो यहाँ ए आ गया, ये देखो यहाँ हिंदी का ए फॉर एडी आ गया और इसका ए फॉर एप्पल आ गया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश भी पढ़े ना तो क्वेश्चन आएगा, हिंदी इंग्लिश, तभी मैं बता रही हूँ, इंग्लिश वालों को भी बता रही हूँ, हिंदी वालों को भी। आप मन में लैंग्वेज को अपनी लाइफ में बैरियर मत मानो। मैं नहीं मानती, मुझे जिस तरह के बच्चे मिल जाते हैं मैं उसी में रम जाती हूँ। इंग्लिश मीडियम है, उनको हिंदी नहीं समझ, इंग्लिश में ही लेक्चर होगा। और अगर ये है कि जो है खाली हिंदी है, इंग्लिश से उनको प्रॉब्लम है, एकदम देसी भाषा में मैं उतर आऊँगी। अगर मुझे बाइलिंगुअल देख रहे हैं, दोनों में करूँगी, ठीक है ना। ऐसे आप भी रम जाओ बिल्कुल। भारत के संविधान में अनुच्छेद 24 में जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखाने बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध पूर्ण निषेध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार देता है? अनुच्छेद 32 तो रट उठा होगा, कितनी बार आ गया है ना। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों के द्वारा। अब आ जाओ यहाँ, आप बताना। अभी मैं कोई आंसर नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा अपने आप टैली करने की कोशिश करो। समता का अधिकार हमारा कहाँ से है भैया? बोलो जल्दी बताओ। हाँ करो। वाक स्वतंत्रता कहाँ है? आपको पता है। धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ है? मालूम है ना। फिर आपका जो है संवैधानिक उपचारों का कहाँ है? सबको पता है, अभी भी सारा रिपीट कर चुके हो। आ जाओ आंसर पे, देख लो। फर्स्ट समता 14 से 18, वाक स्वतंत्रता 19, जिसमें प्रेस का। अरे हटो यार, बहुत खूबसूरत हो। चलो, बहुत खूबसूरत हो। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस में आ गया बच्चा? 25 में। और आपका संवैधानिक उपचार 32, सब रटे हुए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, रुको, ये ना आप आंसर, चूँकि ऊपर वाले का ही है तो कन्फर्म हो गया, ऊपर जो पेज में है। चूँकि मैं लगातार कर रही हूँ, मुझे खुद ही करते हुए बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है ना कौन सा किसका है। पर डेफिनेटली जब ऊपर वाले की बाद में है तो उसी का है, तो आप टैली कर लेना बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि एरर मुझसे बोलते हुए भी कभी हो सकता है। चलो, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? 36 से 51। संविधान का वह भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना। किसने नीति निर्देशक तत्वों को बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? केटी शाह। संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व। सामाजिक कल्याणकारी राज्य का आदेश, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। चलो आगे आ जाओ मेरा बच्चा।
देख रहे हो सारा मतलब रिलायबल आपकी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अपनी तरह से बना के नहीं कर रही हूँ, कहानी वो सीता गीता की नहीं समझा रही हूँ। देखो यूपी पीसीएस में आया हो, एसएससी में आया हो, यूपीएससी में आया हुआ है, मतलब बीपीएससी में आया हुआ है। मैं ऐसे हलवा नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन के ऐसे ही, हाँ खाली बेटा टेबलेट खा के सो। मैं अथेंटिक चीज़ें दे रही हूँ। अगर ईमानदारी से करोगे तो आपका कोई रिविज़न अच्छा हो रहा है, डुप्लीकेट आपके पास नहीं आ रहा है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है, नीति निदेशक नहीं। मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व में कथन एक दूसरे के पूरक हैं। कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित है नीति निदेशक तत्वों में। नीति निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो जाएगा, कुछ का नहीं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निदेशक तत्व। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य? प्रावधान 7वीं तालिका। भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। निम्नांकित में कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति। तो निजी संपत्ति कौन सा है? कानूनी अधिकार। नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर, ये मूल अधिकार नहीं है ना, उद्योग ये सब करना प्रोत्साहन देना, बल्कि अस्पृश्यता है, धर्म की स्वतंत्रता है और आने जाने की स्वतंत्रता है। चलो बच्चे चलते हैं, इधर आगे बढ़िए। नीति निदेशक तत्व तो नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये नहीं है, बाकी सारे हैं, पढ़ लेना कौन कौन से हैं, ठीक है ना, मैं ही पढ़ देती हूँ। पोषाहार स्तर को ऊंचा बढ़ाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना और कार्यपालिका के से न्यायपालिका को अलग करना, ये है, ठीक है। नीति निदेशक सिद्धांत समाजवादी माना जाता है। ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है ना। फिर नीति निदेशक सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत स्वशासन के प्रभावी एकलों पर ग्राम पंचायत का गठन, समझे, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन, इसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नीति निदेशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये जो है राज्य के 14 वर्ष के। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अनुच्छेद 39, कल्याणकारी राज्य 38। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, ये 39A। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख? 50। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन से है? अनुच्छेद 51। ये हो गया बच्चा, आगे चलते हैं। अब हमारे आ गए
मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भाई अधिकार तो दे रखे हैं सरकार ने, आपके ड्यूटीज़ भी तो कुछ हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है ना, सोवियत संघ से लिया गया है। और अब सोवियत संघ का वर्तमान नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में डालो। आप, मुझे मालूम है आपको पता है, ठीक है ना, बट रिवाइज करना ज़रूरी है। निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1976। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मतलब मूल कर्तव्य किसके द्वारा है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। 42वें 42 हिंदी और इंग्लिश में होता है ऐसा। 42वें संविधान, लेकिन मैं आई एम वेरी परफेक्ट अबाउट बोथ लैंग्वेज, सो आई कैन डू इट। जितना मुझे 42 बोलने में आसानी होती है उतना ही मुझे 42 भी बोलने में आसानी होती है, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन के 10 आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? 10। संविधान के किस अनुच्छेद, किस भाग में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? 4। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में किस भाग के रूप में जोड़ा गया? 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य? 51A। देखो ध्यान से सुनना, ये अनुच्छेद है और ये भाग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों क्वेश्चन एक साथ में रख रही हूँ, देख लो ध्यान से, मेरी बात सुनो बेटा। ये पूछ रहा है कौन से पार्ट में, कौन से भाग में है, तो भाग 4 में है, ठीक। और ये क्या बोल रहा है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, तो आर्टिकल 51A। और पार्ट कौन सा है? 4A। क्लियर माय लॉर्ड, मेरे प्यारे बच्चों, दुलारों। चलो ये हो गया भारतीय संविधान। वही चीज़ ये भी बता, दोबारा देखो इस क्वेश्चन में, भारतीय संविधान के भाग 4A 4A अनुच्छेद 51A यानी 51A में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 11 ड्यूटीज आपको बताया है संविधान ने कि ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है ना। चलो ये कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, मैं इसलिए आराम से रोक के कर रही हूँ ताकि आपको अगर क्लिक करना है तो क्लिक भी तुरंत कर लो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है, यू कैन टेक इट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए होते हैं। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A। ये कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अब कौन कौन से हैं पहले ये देख लो। राज्य का आज्ञा पालन करेंगे आप, समाज का आज्ञा पालन करेंगे और कानून का आज्ञा पालन करेंगे। टैक्स पेमेंट जो है, टैक्स की अदायगी, ये आपका मौलिक कर्तव्य, ड्यूटी नहीं है। अगर आपका सैलरी मतलब उस क्राइटेरिया में आ रहा है या उससे ज़्यादा है तब तो आपको टैक्स पे करना है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की एकता अखंडता की रक्षा, ये कर्तव्य नहीं है। गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा हाँ, मतलब ये कह रहा है कि बनाए रखने में सहयोग करेंगे। अब आप अकेले थोड़ी रक्षा करेंगे, युद्ध जाके लड़ोगे, ये चीज़। संविधान का पालन कीजिए, धर्मनिरपेक्षता का पालन कीजिए, समाज और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखिए, ठीक। ये मौलिक आपकी ड्यूटीज हैं। ये तो राज्य का कर्तव्य हो गया ना।
चलो, भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। चले मेरे प्यारों, राज दुलारों। अच्छा, ऊपर भी है अभी, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ये है बच्चों, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? पर ये भाग कौन कौन से हैं ये देख लो। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये है। लेकिन जो नहीं है ये स्वी विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये नहीं है। करेक्ट। भारत के संविधान अनुच्छेद 49 याद कर लेना। 49 को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, 49। ठीक। अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान, वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। चलो, सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची नहीं, ये तो वही है। चलो देखो, इसमें क्या? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का गठन। क्लियर मेरे प्यारों? चलें, हमारी आ गई प्यारी संसद। यहाँ से कर लें क्या? हाँ सीधे ना, हाँ यहीं से करते हैं। चलो, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि भाईचारे की भावना को बढ़ाकर रखना, वैज्ञानिक संस्कार विकास करना और समृद्धि विरासत का संरक्षण करना, ये है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या शामिल है ये देखो। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, हिंसा का परित्याग और भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता को बनाए रखना। धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति विरासत का संरक्षण। इधर चलो बेटा, इधर आपका आ गया। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्न में से किसकी गणना नहीं की गई? सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को, एक मिनट पर ये बोल रहा है भारत संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में। अच्छा, मूल कर्तव्य कौन कौन से? पहले ये देख लो। सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण है, प्रकृति का रक्षण व संवर्धन है, वैज्ञानिक सोच का विकास करना और जांच पड़ताल की भावना का विकास करना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना ये गवर्नमेंट का हो गया ना। ये आप कैसे करोगे इंटरनेशनल? आप तो सिटीजन हो ना बेटा, मैं ये कह रही हूँ। ठीक, राज्य का कर्तव्य हो गया ना ये। 86वें संविधान संशोधन, कॉमन सेंस भी लगा के आंसर निकाल सकते हो। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। ठीक, ये कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक संशोधन किया गया जिसमें बताया गया कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अवसर दें। ठीक, भाई राज तो दे रहा है, सरकारी सुविधाएं हम रही, स्कूल दे रहा है, खाना दे रहा है, और क्या तुम्हें देगा? ठीक है ना। मतलब आपको खाना भी मिल रहा है, बुक मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन
जब आपका बच्चा बहुत छोटा है, आंगनवाड़ी काम कर रहा है, उसके बाद आपका प्राइमरी स्कूल काम कर रहा है, ठीक है ना, उसके बाद आपका मतलब कर रहा है, लेकिन आप वहाँ तक भेजोगे तभी ना होगा। तो ये नागरिकों का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, इसको जोड़ा कि तुम्हारी भी ड्यूटी है भाई। अब देखो बड़े बड़े जो सरकारी स्कूल हैं, मतलब स्कूल ही, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना गलत कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन तो रूल बना रखा है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, लेकिन बिचौलिए जो बैठे हुए हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन बिचौलियों से सावधान रहें मेरे बच्चे, ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A 4A में निम्न में से क्या शामिल है? मूल कर्तव्य। ठीक, आगे चलो। ये बेटे इसके आंसर हैं, ऊपर वाले की हैं तो डेट श्योर है, ठीक है, टैली कर लेना। अब हम संसद से आते हैं। अरे यार आप हट जाओ प्लीज़, मिलेंगे बाद में प्लीज़। चलो सुख पटा के रखना पड़ता है मुझे पटाना आता है अच्छे से। चलो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद। भारतीय संसद के कितने सदस्य हैं? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा। संसद का स्थायी सदन राज्यसभा। ये थोड़ी सी याद कर लें 2-3 बार, ठीक है ना। लोकसभा में और राज्यसभा में इसमें कंफ्यूज हो जाओगे स्थायी और अस्थायी में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 69 यानी 79 के अनुसार किसे भारत संसद का एक भाग के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो है संसद के एक भाग हैं, ठीक। एनडीए में आ गया है, देखो। फिर कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? 105। कौन संसद की अनन्य भाग नहीं है? उपराष्ट्रपति। भारत के संविधान में कहा गया संसद की 3 अंग होते हैं, कौन कौन से आप बताइए? 3 अंग होते हैं संसद के, तो उसमें कौन कौन सा? एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है, तीसरा राष्ट्रपति। वही कितने अंग होते हैं? 3। ये तो हो गया, आगे चलो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79, ठीक। 79 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 79, ठीक है ना। 79 के बाद 80 आता है, 79 को 80 आता है। कॉमन सेंस इंग्लिश में समझ जाते हो। चलो अब कौन सा असत्य बोल रहा है? ध्यान रख लेना, सत्य पूछ रहा है या असत्य, ठीक। अगर निगेटिव आए तुरंत सर्कल जरूर कर दो इस चीज़ पे। लोकसभा, पहले सत्य देख लेते हैं कौन सा है। लोकसभा संसदों का प्रथम सदन, लोकसभा को प्रथम सदन बोलते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन बोलते हैं। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, ला से लोकप्रिय। लोकसभा प्रथम, राज्यसभा द्वितीय। राज्य अस्थायी है, गलत है ये। निम्न कथनों में कौन सही है? सही पूछ रहा है, ठीक है। तो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति। भारतीय संसद की प्रभुसत्ता। न्यायिक समीक्षा से संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, उपरोक्त सभी। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल किया जा सकता है? 6 महीने का। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। मैं थोड़ा सा ना बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20 से थोड़ा एक बार अपना वीडियो का देख लो, कोई इशू तो नहीं आ रहा, देन आई विल कम बैक। ओके, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर मुश्किल करता है, छोटे छोटे वीडियो हों पर हो जाए, सक्सेस हो जाए। सो अभी इंस्टेंट मिलते हैं। इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वैसे ऊपर वाले की कृपा से एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। फिर भी